हेलो दोस्तों, पाठन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्स के बारे में और हमने पिछली क्लास में स्टार्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे पहले। स्टार्स की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टार्स कैसे बनते हैं। स्टार्स बनते हैं फ्यूजन रिएक्शन से, यानी संलयन प्रतिक्रिया से। ठीक है, किसके बीच में होती है? दो हल्के नाभिकीयों को मिला करके बनता है एक भारी नाभिकीय, यानी कि दो लाइट न्यूक्लियाई को मिलाएंगे तो बनेगा हैवी न्यूक्लियाई। और इसके लिए हमको चाहिए होता है बहुत सारा तापमान, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो पूर्ण हो सके। मतलब मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है हमको, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि दोनों सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं। दोनों जो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं जिनको हम मिला करके हीलियम बनाएंगे, वो दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के लिए इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, और वो जोर हमको कहाँ से मिलता है? टेम्परेचर से मिलता है, यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हो रहा होता है। अब क्या होता है, हमने आगे बढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में। हमने देखा था कि यदि किसी भी दो वस्तुओं के बीच का जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है, यदि वो ज़्यादा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो बढ़ेगा। यदि उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का बल घटेगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा किसी भी एक वस्तु का या दोनों का, तो गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, आगे हमने देखा था कि सूर्य के किसी भी तारे के अंदर, किसी भी स्टार के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन होती है, बट उसमें क्या क्या मिल करके क्या बनता है? कोई भी दो छोटी चीज़ें लीजिए, उनसे बड़ा वाला बन जाएगा। दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम लिए, एक थोड़ा सा बड़ा हीलियम बन गया। दो छोटे छोटे हीलियम लिए, बन गया बेरिलियम। ऐसे करके कार्बन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, नियॉन बन गया, इसी फ्यूजन रिएक्शन से। और इसमें क्या होता है, जब कोई भी हीलियम बनता है तो साथ के साथ में बहुत सारी ऊष्म ऊर्जा भी बहुत निकलती है, हीट एनर्जी भी बहुत निकलती है। और इसी हीट एनर्जी की वजह से ये अगली रिएक्शन भी हो पाती है, लेकिन फिर बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। तो ये अंत में इतनी सारी हीट एनर्जी बन चुकी होती है कि हमको दिखता है जैसे हमारा सूर्य है वो कितनी सारी हीट हमको दे रहा है, कितनी सारी हीट एनर्जी उसकी निकल रही है। तो इसी वजह से निकल रही है क्योंकि उसके जो कोर है उसके अंदर बहुत सारा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा तारे का सिस्टम है ये, मतलब आप समझिए उसके अंदर ये लेयर्स होती हैं। देखें तो मतलब हाइड्रोजन बनता है, फिर हीलियम बनता है, कार्बन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, नियॉन बनता है। ऑक्सीजन नियॉन तक हमारे सन के अंदर, हमारे सूर्य के अंदर भी बनेगा। लेकिन जो हमारे सूरज से भी बड़े जो तारे हैं, जो उनसे इससे भी बड़े जो स्टार हैं, उनके अंदर लोहा भी बनेगा, जैसे मैग्नीशियम भी बनेगा, सिलिकॉन भी बनेगा, आयरन भी बनेगा। तो जब इतनी भारी भारी धातु किसी भी चीज़ के कोर में होंगी, किसी भी वस्तु के कोर में होंगी, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका मास बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोहा बना है, बहुत मात्रा में जो है आयरन बनेगा, बहुत मात्रा में मैग्नीशियम बनेगा, बहुत मात्रा में सिलिकॉन बनेगा। तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का बल जो कि अंदर की तरफ खिंचाव करेगा, क्योंकि मास ज़्यादा है इस चीज़ का, तो सारी चीज़ें जो भी बाहर है वो अंदर की तरफ इससे आकर्षित होंगे, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। लेकिन साथ के साथ में क्या होगा, क्योंकि कोर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो फिर तापमान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी निकल रही है जैसा हमने देखा था। तो ये जो तापमान है कहाँ की तरफ जाएगा? ये बाहर की तरफ होगा। ये विकिरण का तापमान, ये विकिरण होगा, यहाँ पर रेडिएटिंग आउटवर्ड होगा, ये बाहर की तरफ इसका विकिरण होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल अंदर की तरफ लग रहा है और जो रेडिएशन का जो फोर्स है जो कि आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे में संतुलन बना के रखेंगे। तो जो तारा है ना वो फटेगा ना वो ढहेगा कोर की तरफ। ठीक है, यदि मान लीजिए जो बाहर की तरफ जो तापमान लग रहा है, इसका जो दाब है, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, किसके कंपैरिजन में? जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो अंदर की तरफ लग रहा है, उसके कंपैरिजन में यदि तापमान बढ़ जाता है तो जो है तारा फटेगा, एक्सप्लोजन होगा, जिसको हमने कहा था नोवा एक्सप्लोजन होगा। और यदि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू जो फ्यूजन रिएक्शन का जो तापमान बढ़ रहा है, जो हीट एनर्जी निकल रही है वो कम रह गई, और गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है अंदर की तरफ वो ज्यादा हो गया, तो तारा जो है वो अपने कोर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा। जो तारा है, सब कुछ जो उसका मास है वो सब अंदर की तरफ ढह जाएगा, उसके सेंटर की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एनिमेशन को भी हमने देखा था, ये एनिमेशन भी सेम चीज दिखा रहा है। बाहर की तरफ रेडिएटिंग आउटवर्ड हीट टेम्परेचर लग रहा है, अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स इनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होने में एक ऐसा स्टार, एक ऐसा तारा जो कि हमारे सूर्य का 25 गुना उसका द्रव्यमान है, 25 गुना उसका मास है हमारे सूरज से, है ना। तो देखिए कितना भीमकाय होगा वो स्टार। तो उसके अंदर भी करीब 7 मिलियन साल तो लग जाते हैं, 70 लाख साल तो लग जाता है हाइड्रोजन से हीलियम बनने में। ठीक है, और फिर उसके बाद में मतलब कार्बन बनने में इतना समय, और अंत में क्या होता है, एक दिन कोर कोलैप्स हो जाती है जब धातु बन जाता है, तो जब ये लोहा बन जाता है तो। ठीक है, फिर हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि इक्विलिब्रियम, संतुलन जो है वो मेंटेन है।
जो बाहर लग रहा है, जो तापमान का जो दाब लग रहा है बाहर की तरफ, उसके बीच में, और जो गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है जो अंदर की तरफ लग रहा है उसके बीच में। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा, अगर बाहर की तरफ जो तापमान है वो बढ़ गया तो फिर एक्सप्लोजन होगा, फटेगा, विस्फोट होगा तारे का। ठीक है, और यदि ग्रेविटेशनल पुल जो अंदर की तरफ जो खिंचाव हो रहा है वो बढ़ गया तो इम्प्लोड होगा, यानी जो कोर है, कोर की तरफ सब पूरा जो सन का जो मास है वो ढह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर हमने पढ़ा था नोवा एक्सप्लोजन के बारे में। नोवा का मतलब होता है नया तारा। ठीक है, तो यही होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया कोर के अंदर, तो फिर जो टेम्परेचर इनसाइड द कोर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर एक्सप्लोजन होगा, जैसे हमने पढ़ा था, वही आउटवर्ड रेडिएशन फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा। फिर हमने पढ़ा था कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि विपरीत और समान मात्रा का जो है जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ भी लगेगा, अगर विस्फोट होगा तो प्रतिक्रिया होगी विपरीत दिशा में। ठीक है, और बिल्कुल बराबर मात्रा में होगी। तो यानी एक्सप्लोजन यदि बाहर की तरफ फटा है तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसके बाद में वो अंदर की तरफ होगा, जो रिकॉइल होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो जितना भी मास है, जितना बड़ा एक्सप्लोजन उतना और ज़्यादा, उतने ही फोर्स के साथ में, उतनी शक्ति के साथ में रिकॉइल भी लगेगा अंदर की तरफ। यानी जितना मास बाहर की तरफ फटा था वो सारी तरफ वापस अंदर की तरफ आएगा, उसकी कोर की तरफ, और क्या बन जाएगा, एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। जो तारा था वो नया अब एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट क्यों होगा वो, क्योंकि अभी भी उसके अंदर थोड़ी रिएक्शन हो रही है, थोड़ा फ्यूल उसके अंदर बचा हुआ है, थोड़ा ईंधन उसके अंदर बचा हुआ है, सनलाइन प्रतिक्रिया अभी भी हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन अभी भी हो रही है, तो हीट एनर्जी अभी भी निकल रही है, जिसकी वजह से वो अभी भी चमक रहा है। ठीक है, इसलिए वो हो गया व्हाइट ड्वार्फ। अभी नोवा एक्सप्लोजन कब होता है, हमने देखी थी, चंद्रशेखर लिमिट होती है। चंद्रशेखर लिमिट होती है हमारा जो सूरज है उसके द्रव्यमान, उसके मास के 1.4 टाइम्स। ठीक है, जो होती है चंद्रशेखर लिमिट होती है, यानी किसी भी तारे का मास यदि हमारे सूरज के मास का 1.5 गुना है लगभग, तो हम कहेंगे वो चंद्रशेखर लिमिट पर है। तो यदि किसी भी तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो होगा नोवा एक्सप्लोजन। यदि किसी भी तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है तो होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, और यदि किसी भी तारे का मास हमारे सूर्य से मान लीजिए दुगने से ज्यादा, यानी लगभग 6 से 8 गुना है, तब होगा सुपरमैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और उस केस में ब्लैक होल बनता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ के बाद में क्या होगा, जब तक ईंधन चल रहा था तब तक ये व्हाइट चमकेगा, जैसे ही ईंधन खत्म हो जाएगा सारा, सनलाइन प्रतिक्रिया के लिए कुछ ईंधन ही नहीं बचेगा, हाइड्रोजन पूरा एग्जॉस्ट हो गया, सब निमट गया, तो क्या हुआ, रेड ड्वार्फ बन जाएगा वो, जो कि एक बिल्कुल पथरीले शरीर की तरह होता है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान होती है ना, उसकी तरह दिखेगा एकदम, और इसको कहते हैं डेथ ऑफ ए स्टार, यानी तारा मर गया। अब इसके अंदर क्या बचेगा, केवल जो भी मतलब ऑक्सीजन या फिर सिलिकन या नियॉन, ऐसा ही बचेगा कुछ थोड़ा मोड़ा, एक नॉर्मल पत्थर की तरह दिखेगा वो। अब हमने देखा था रेड जाइंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब 4 स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है ये पाया जाता है सन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान होता है, तो तापमान की वजह से हमने देखा है कि जब हम रोटी सेक रहे होते हैं तो वाष्प की वजह से रोटी फूल जाती है, जब हम दूध उबाल रहे होते हैं तो वाष्प की वजह से दूध उबल करके ऊपर तक आता है। उसी प्रकार से जब तापमान बढ़ता है तो जो प्लाज्मा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है चारों तरफ। देखिए इस प्रकार से, ये पहले ये तारा इतना सा था, तब इसके अंदर ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रही थी, तब इसके अंदर ज़्यादा ऊष्म ऊर्जा नहीं थी, तो तभी छोटा सा था, तब इसका प्लाज्मा केवल इतना सा था और ये येलो दिख रहा था। अब क्या हुआ कि अब इसके अंदर रिएक्शन बहुत सारी हो चुकी है कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, तो यहाँ पर ऊष्म ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो धीरे धीरे करके इसका जो प्लाज्मा है वो इतना एक्सपेंड हो गया। पहले जो इतना सा एक्सपेंडेड स्टेट में था, अब वो इतना विस्तृत हो चुका है, और साथ के साथ में लाल भी है। क्यों लाल है, क्योंकि भैया ऊष्म ऊर्जा ज़्यादा है इसमें, तो फिर इसलिए ये लाल दिखेगा। कि कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है तो लाल दिखती है, लोहे को ज़्यादा गर्म कर दो, लोहे का सरिया, तो लाल हो जाता है वो, उसी प्रकार से रेड जायंट बन जाता है। अब क्या होगा, अभी जो रेड जायंट है इसमें होगा नोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, और नोवा एक्सप्लोजन के बाद में क्या होगा, नोवा एक्सप्लोजन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, ये रेड जायंट है तो फिर इसके अंदर होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो मतलब आप समझिए नोवा एक्सप्लोजन में ग्रेविटेशनल पुल लगा था रिकॉइल की वजह से अंदर की तरफ, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो रिकॉइल लगेगा वो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वही बात है, देख लीजिए ये सब होता है, हाइड्रोजन बनता है, हीलियम बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, हिग्स बोसोन पार्टिकल के बाद में जो मास और एनर्जी का जो कंटिन्यूम था वो रुक गया था, तुरंत प्रभाव से कन्वर्ट नहीं हो रहे थे वो, और फिर हाइड्रोजन बन गया था हिग्स बोसोन पार्टिकल से टकराने के बाद में। उस हाइड्रोजन से तारे बने, कैसे बने, हीलियम में कन्वर्ट हुए। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कंबाइन होकर के हीलियम बनी थी, फिर कार्बन बना, ऑक्सीजन, नियॉन बना, ऐसे करते करते अंत में लोहा बनता है। लोहे के आगे कुछ नहीं बनता है।
तो हमने ये देखा था, ये लाइफ साइकिल होती है कि सबसे पहले स्टेलर नेबुला का ये कुछ नहीं होता है, गैस का क्लाउड होता है, एक बादल होता है गैस का, यानी ये सारी हाइड्रोजन हीलियम वगैरह है। अभी यहाँ पर है ना इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ नहीं है, जब बहुत सारे रिएक्शन हो जाएगा तो कोर के अंदर सारी तो जो कोर है उसके अंदर सारा मास इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, सेंटर की तरफ सारा मास इकट्ठा होता जाएगा और आसपास केवल उसका प्लाज्मा रहेगा, यही चीज़ स्टार बनेगी। अब अगर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो बड़ा स्टार बनेगा, मैसिव स्टार बनेगा, कम हाइड्रोजन है तो एवरेज स्टार बनेगा, ठीक है। और फिर मैसिव स्टार बनेगा तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आयरन वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान हो रहा है कंपेयर टू दिस स्टार, तो रेड जाइंट नहीं बनेगा वो, और इससे रेड जाइंट से बड़ा बनेगा, रेड सुपर जाइंट बनेगा वो, और प्लाज्मा एक्सटेंडेड स्टेट में होगा, ठीक है। अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होगी तो ये और ज़्यादा लाल दिख रहा होगा। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, रेड सुपर जायंट के बाद में होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनेगा, जैसे व्हाइट डॉर्फ बना था ना, कि मतलब सब कुछ अंदर की तरफ आकर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सब रिकॉइल हुआ था, मतलब जब बाहर की तरफ विस्फोट हुआ तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा तो सब कुछ अंदर की तरफ भी वापस आएगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में भी फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स था वो ग्रेविटेशनल पुल था, व्हाइट डॉर्फ में हमने देखा था। सेम चीज न्यूट्रॉन स्टार में भी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर मास बहुत ज्यादा था, देखिए यहाँ पर मास बहुत ज्यादा था, तो जो मास अंदर की तरफ इकट्ठा होगा इस न्यूट्रॉन स्टार में वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस स्टार, और इसकी जो साइज होगी वो इससे और भी ज्यादा छोटी होगी। न्यूट्रॉन स्टार की साइज इससे व्हाइट डॉर्फ से बहुत छोटी है। न्यूट्रॉन स्टार लगभग 10 से 25 किलोमीटर का ही रेडियस होता है। आप सोच करके देखिए, हमारे सन का रेडियस इस वक्त करीब होगा 5,95,000 किलोमीटर, लेकिन इस न्यूट्रॉन स्टार का जो फाइनली और इतना ही मास, मतलब हमारे सूरज से भी ज़्यादा मास, हमारे सूरज का कम से कम 6 से 8 गुना का लगभग दुगना मास केवल 10 से 25 किलोमीटर के डायमीटर के किसी स्फेयर में है, वो है न्यूट्रॉन स्टार। तो देखिए ये कितना डेंस हो चुका है, अभी इतना डेंस हो चुका है, इसमें इतना सारा मास है। तो मैंने कहा था जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी बनने लग गई इस न्यूट्रॉन स्टार में। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनने से क्या हुआ, अंदर अभी रिएक्शन तो हो ही रही है, तो यानी लाइट तो बनेगी, एनर्जी तो निकलेगी, हीट एनर्जी, बट लाइट को निकलने का रास्ता यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सरफेस साइड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लाइट को निकलने नहीं देंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ आकर के मिलती हैं, वो पोल्स पे आकर के मिलती हैं। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ पोल पे कन्वर्ज होती हैं, तो वहां पर रोशनी को थोड़ी सी जगह मिलती है निकलने की। तो जब रोशनी यहाँ से निकलेगी तो कभी भी मान लीजिए अभी तारा भी जो है अपनी दूरी पर घूम रहा होगा, ठीक है, इट विल बी रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो जब ये घूम रहा होगा तो इसका जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जब कोई भी हमारी पृथ्वी की तरफ इसका मुख होगा, इसका मुंह होगा, तो हमको एक पल्स ऑफ एनर्जी दिखेगी, ठीक है, हमको अर्थ विल रजिस्टर अ पल्स ऑफ एनर्जी। तो हमको लगे, तो अब तब हमको पता चलेगा कि कोई पल्सेटिंग स्टार है बहुत दूर, उसने हमको अभी फेस किया था, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है यही पल्सेटिंग स्टार भी होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और हमने एक और चीज देखी कि न्यूट्रॉन स्टार तब बनेगा जब जो मास जो तारा है जिसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, यदि उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, यानी उसका मास 1.4 टाइम्स ऑफ आवर सन से ज्यादा है, तब जाकर के ही न्यूट्रॉन स्टार बनेगा विस्फोट के बाद में, ठीक है। ये देखिए ये है प्लूटो, ये है न्यूट्रॉन स्टार। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसके रोटेशन की, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है रोटेशन की, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही कर दिया, बट ठीक है, आप समझ जाइए ये होता है न्यूट्रॉन स्टार। इसके आगे हमने देखा था कि क्वासर्स जो होते हैं, जो कि गैलेक्सी है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स। ये क्वासर है, गैलेक्सी है, स्पाइरल है, ठीक है। हमने देखा था कि जो तारे होते हैं वो चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो नहीं चमकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा पास हैं, और चमक और ट्विंकलिंग इफेक्ट के लिए, यानी लुकजुब होने के लिए चाहिए कि जो भी चीज़ ट्विंकल इफेक्ट दिखा रही है ना, वो पहली बात तो उसकी खुद की लाइट होनी चाहिए, जो तारों में खुद की लाइट होती है, प्लैनेट में खुद की लाइट नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ चाहिए होती है कि वो बहुत दूर होनी चाहिए हमसे, इतनी दूर होनी चाहिए कि हमारा जो सन है वो हमको ट्विंकलिंग क्यों नहीं दिख रहा। हमारा सन भी तो एक स्टार है, बट वो ट्विंकल नहीं करता क्योंकि वो हमारे बहुत पास है। तो तारा जितना दूर होगा तभी उसके ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखेगी, तो यानी डिस्टेंस का भी मैटर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं, अभी आगे देखेंगे कि और जो बहुत सारे तारे हम देखेंगे वो हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। फिर हमको आगे आना था ब्लैक होल के ऊपर। अभी ब्लैक होल कब बनता है, देखिए ब्लैक होल कब बनेगा। ये ब्लैक होल बनेगा एक मैसिव स्टार से, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी इस स्टार में इनिशियली, तो यहाँ पर रेड सुपर जायंट बना। फिर यहाँ पर सुपरनोवा हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर सुपर मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ, तब जाके बनेगा ब्लैक होल। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि हमने देखा था कि जब धमाका होगा, अच्छा अब इस केस में क्या है, इस केस में जो मास ऑफ द स्टार होगा ना वो हमारे सूर्य के करीब 6 से 8 गुना होना चाहिए। यदि दुगना है तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और पल्सेटिंग स्टार बनेगा। यदि 6 से 8 गुना मास है, यदि 6 से 8 गुना द्रव्यमान है हमारे सूर्य के कंपैरिजन में, तब फिर ब्लैक होल बनेगा। ऐसा क्यों होगा? जितना ज्यादा मास होगा उसका, उतनी ज्यादा उसके अंदर ईंधन होगा हाइड्रोजन का, उतना ज्यादा उसके अंदर लोहा बनेगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा ऊष्म ऊर्जा बनेगी, जितनी ज्यादा ऊष्म ऊर्जा बनेगी उतना बड़ा विस्फोट होगा, जितना बड़ा विस्फोट होगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का रिकॉइल लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो ब्लैक होल बनता है ये एक सिंगुलैरिटी की तरह होता है। जैसे बिग बैंग के समय पर हमने देखा था ना कि सब कुछ सिकुड़ करके, बिग बैंग क्रंच के टाइम पर सब कुछ सिकुड़ करके एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में आ गया था, एक प्राणु जैसी आकार का, यानी इतना छोटा एक प्रोटॉन जैसे साइज के एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे सन का 6 से 8 गुना मास अगर आप डाल दोगे, ठीक है। आप अपनी पूरी बॉडी इमेजिन करो, आप आपके अंदर यदि मैं 6 से 8 गुना मास डाल दूं सन का, तो फिर कितना डेंस होगा। अब आप सोचिए कि एक प्राणु के अंदर मैं डाल दूं, केवल एक प्रोटॉन के अंदर, तो कितना ज्यादा डेंस हो जाएगा। अब इतना सारा मास एक छोटे से बिंदु के अंदर होगा तो सोचिए वहां पर कितना गुरुत्वाकर्षण लगेगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसी वजह से हम कहते हैं जो ब्लैक होल होता है वो सारी चीजें अपने अंदर सक कर लेता है, वो सारी चीजें चूस लेता है। कुछ भी ब्लैक होल के रास्ते में आता है तो फिर वो जो है वो नहीं बचता है, वो सारा का सारा ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये एक ब्लैक होल है, ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, छोटा सा। अभी एक प्राणु के आकार का होगा, मान करके चलिए, बहुत बहुत छोटा, उसके अंदर 6 से 8 गुना मास है एक सन का, ठीक है। अभी क्या कर रहा है इस वक्त, ये दूसरा तारा है जिसको ये पूरा अपने अंदर चूस ले रहा है, जिसको ये पूरा अंदर अपने अंदर सक कर ले रहा है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। कैसे कर रहा है? स्पाइरली, ठीक है, ये स्पाइरली कर रहा है। और ये जो सबसे बाहरी जो डिस्क होती है इसकी, बाहर की तरफ जो सबसे बाहरी परत जो होती है इसकी, इसको हम, ये जो डिस्क बन रही है स्पाइरल डिस्क, इसको हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क, एक्रीशन डिस्क, ठीक है। और ये देखिए इसको हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क। और ये देखिए ये एक और ब्लैक होल है। ब्लैक होल के अंदर अगर लाइट चलेगी तो लाइट भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकती। अगर लाइट ब्लैक होल के पास से जा रही है ना, क्योंकि लाइट भी एक पार्टिकल होता है, तो यदि लाइट ब्लैक होल के पास से जा रही है तो वो भी ब्लैक होल के अंदर सक हो जाएगी, और एक बार सक हो गई तो बाहर नहीं निकल सकती। तो लाइट एक बार अंदर गई तो बाहर नहीं आती ब्लैक होल से, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अंदर गई ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकती, वो सब कुछ अपने अंदर कंज्यूम करता जाता है और उसका जो मास है और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अभी जो सबसे बाहरी जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन, ठीक है। ये जो बाहर सबसे बाहरी परत है इसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। अगर आप वो इंटरस्टेलर जो मूवी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था वो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगी। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, एकदम फिजिक्स को पूरा फॉलो करते हुए उन्होंने करे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये जो ब्लैक होल है ऐसी खतरनाक चीज़ है, अगर ये पूरे सन को सक कर लेता है अंदर तो हमारी अर्थ तो क्या ही चीज़ है, 2 मिनट में उसके अंदर पूरी समा जाएगी। लेकिन क्या हमारे आसपास कोई ब्लैक होल है? बिल्कुल है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था करीब 100 से 400 अरब स्टार्स हैं, 100 to 4 बिलियन स्टार्स हैं। ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा जो धनु राशि जो है ना, सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन जो है, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के, मिल्की वे आकाशगंगा के एकदम सेंटर में, और इस सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के अंदर एक ब्लैक होल है। अभी वो कुछ भी शक नहीं कर रहा है, बट हाँ एक ब्लैक होल है हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के एकदम सेंटर में, ठीक है। किसमें है? सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब इतना सारा मास ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो सारा मास अपने अंदर लिए जा रहा है, तो एक दिन वो भी फटेगा, क्योंकि ज्यादा मास हो जाएगा तो वो भी अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, है ना। तो क्या होगा, वो फटेगा, तो वो फटेगा तो बिल्कुल बिग बैंग की तरह फटेगा, और उससे क्या होगा, और गैलेक्सीज बनेंगी और स्टार बनेंगे। यानी स्टार बहुत बड़ा, सबसे पहले क्या हुआ, नेबुला था, प्लेनेटरी नेबुला था जो कि गैस थी। अब वो बहुत सारा हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना, बनते बनते स्टार बना, और बहुत मैसिव, सुपर मैसिव स्टार बना, उसके वजह से सुपर रेड जायंट बना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो उसका सुपर मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि उसका जो मास था वो हमारे सन के 6 से 8 गुना था, ठीक है। द मास शुड बी मोर देन 3.2 टाइम्स मास ऑफ द सन, तब जाकर के ब्लैक होल का बनता है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा हुआ एक्सप्लोजन, हो सुपर मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ उस तारे का, तो उसके बाद में ब्लैक होल बना, ठीक है। और ब्लैक होल बना, फिर ब्लैक होल ने सब कुछ अपने अंदर वापस सक किया, उसका मास और बढ़ा, फिर वो अस्थिर हुआ, फिर वो फटा, फिर से और गैलेक्सीज और स्टार्स बन गए। तो ये सारा साइकिल में चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारे स्टार्स के बारे में। अब एक देखते हैं पिछला पूछा हुआ सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ ए स्टार इज बिगर देन सन, यानी तारा यदि अपनी हमारे सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे 2 गुने से ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी बड़ा है
लेकिन 2 गुने से ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो क्या बनेगा? ये बाइक्स के नाम है, ठीक है, एवेंजर, डिस्कवर, पल्सर, ये सारे बाइक्स के नाम है, लेकिन क्या बनेगा? वो बनेगा पल्सर। पल्सर हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो पल्सर बनता है, यानी जब चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होता है, हमारे सन का किसी भी तारे का मास हमारे सन के मास से 1.4 टाइम्स ज़्यादा होता है, तब वो क्या बनता है? तब वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में वो जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो पल्सेटिंग स्टार बनता है, ठीक है, पढ़ा था हमने। ये देखिए, कहाँ गया? ये रहा, ये है हमारा पल्सेटिंग स्टार, ये पल्स फेंक रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। ये था हमारा, इसका बड़ा आसान सा सवाल था, देखिए, ठीक है, कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया, CHSL में, SSC ने पूछा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सवाल आता है, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे एमिट लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। वो बिल्कुल बराबर मात्रा में जो है लाइट एमिट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे तो हमारा सूरज भी कर रहा है, बट हमारा जो सूरज है वो तो नहीं ट्विंकल करता, तो क्या हुआ? ठीक है, क्या देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब उनका जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो समय के साथ में नहीं बदलता है, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। हमने देखा था कि हर चीज़ एक्सपेंडिंग स्टेट में है, या तो दूर जा रहा है, हर चीज़ हमारी यूनिवर्स में एक्सपेंडिंग स्टेट है, सारे स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। they are very far away from the earth resulting in decrease in intensity of light। फार अवे फ्रॉम अर्थ है तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी, अच्छा प्लैनेट्स हमारे, अच्छा स्टार्स हमारे फार अवे फ्रॉम अर्थ हैं, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी जो उनके ग्लो करने की है वो तो सेम है, बट अब वो दूर जा रहे हैं तो हमको एक पॉइंट जैसे दिखते जाएंगे, यानी हमको एक छोटे बिंदु जैसे दिखते जाएंगे, तो दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव a greater amount of light and therefore minor variations in intensity are not noticeable। बिल्कुल, यानी कि इतना दूर है वो हमसे, तो हमको जो छोटी छोटी मात्रा में, यदि मान लीजिए स्टार की जो इंटेंसिटी है वो हमको अगर कम ज़्यादा हो भी रही है तो हमको पता नहीं चलती। तो मतलब बात कर रही कि ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे तो हमारे सूरज को भी ट्विंकल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो हमारे इतना पास है इसलिए हमको उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखता। एक बिंदु मात्र जैसा यदि हमको कोई तारा दिख रहा होगा, कोई स्टार दिख रहा होगा, तब जाके हमको उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ डी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम ब्रह्मांड के ऊपर, हमारे सौर मंडल के ऊपर। तो हमारे सौर मंडल में आप देखिए, ये है हमारा सूरज, और इसके चारों तरफ जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ सारे के सारे वेस्ट से ईस्ट जा रही है हमारी अर्थ और सारे प्लैनेट्स, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, ठीक है, फिर ऐसे करके सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे एक ही प्लेन में, आप देखिए एक ही तल पर है, ये सारे एक ही मतलब को प्लैनर हैं, ये सारे एक ही प्लेन में है सन और ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे सन के बाद में जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, जो सबसे नियरेस्ट तारे हैं हमारे अर्थ के, वो कौन से हैं? अल्फा सेंटोरी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इनके बारे में आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो सन है वो खुद आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, उसको आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 200 मिलियन साल लग जाते हैं, समझ रहे हैं, 20 करोड़ साल लग जाते हैं लगभग। तो अब देखिए, अब वो अपनी दूरी पर भी घूम रहा है, कितने दिन में? 26 दिनों में एक रोटेशन वो कंप्लीट कर लेता है अपनी ही दूरी पर, इतना फास्ट घूम रहा है वो 26 दिन में मात्र। हमको जो चीज़ 365 दिन में करते हैं हमारी पृथ्वी, एक साल जो होता है हमारा, वही चीज़ ये 26 मतलब जो हम 24 घंटे में करते हैं वो ये 26 दिनों में करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस। हम एक बार अपनी दूरी पर कितनी देर में घूम जाते हैं? 24 घंटे में। ये कितनी देर में घूमता है? 26 दिनों में, ठीक है। हम एक बार सूरज का कितने दिनों में चक्कर काटते हैं? 365 दिन में, यानी एक साल में, लेकिन 200 मिलियन साल लगते हैं इसको आकाशगंगा का पूरा चक्कर लगाने में। तो हम भी साथ साथ में आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्लैनेट और जो हमारा जो सन है को प्लैनर है, और सारे सैटेलाइट्स, यानी जैसे हमारे मून हो गया और जुपिटर के भी इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, सारे एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये सब जो हैं ये सब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, थोड़ा हम साइज कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये हमारी मरकरी है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारे वीनस और अर्थ जो हैं ये दोनों लगभग समान आकार के हैं, तो इसलिए वीनस को हम ट्विन भी कहते हैं अर्थ का, ठीक है। अब देखिए ये हमारी अर्थ है, इसके कंपैरिजन में आप देखिए ये जुपिटर कितना बड़ा है, अरे नेपट्यून ही हमसे इतना बड़ा है, इतना दूर है मगर इतना बड़ा है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है इतनी सी। अब देखिए जुपिटर कितना बड़ा है। अब ये देखिए ये जुपिटर है और इसके कंपैरिजन में ये हमारा सन है,
ये सन है और ये जुपिटर है। अब देखिए ये कितना बड़ा है। अब मान अच्छा जो जुपिटर है उसके डायमीटर जो है वो सन का 1/10 है, यानी सन का जो डायमीटर है वो जुपिटर का 10 गुना है। तो अब देखिए कि अगर हम आकार में बात करें, वॉल्यूम में बात करें, तो सन की जो आकार है वो करीब 1000 गुना हो गई। हमने पढ़ा है 4/3 पाई r क्यूब होता है किसी भी स्फीयर की वॉल्यूम। तो आप उस हिसाब से अगर आप थोड़ा गणित लगा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यदि डायमीटर 10 गुना है तो इसकी आकार सन की जो है 1000 गुना हो गई जुपिटर से, ठीक है। और हमारी अर्थ कितनी सी है सन के सामने बताओ। अभी सन इतना सा है किसके सामने, सीरियस नाम का तारा एक और है उसके कंपैरिजन में। अभी सीरियस इतना छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, किसके कंपैरिजन में, एल्डरबैरन नाम का एक तारा है उसके कंपैरिजन में। अभी एल्डरबैरन जो है ये एक तारा है, यहाँ पर देखिए छोटा सा जो तारा है दिख रहा है आपको, ये छोटा सा तारा है ना, ये छोटा सा तारा, ये कुछ भी नहीं है किसके कंपैरिजन में, बेटलगुइस के कंपैरिजन में। और बेटलगुइस कितना छोटा सा है, लगभग अब मानिए 1/3 है एक वी कैनिस मेजर नाम का जो तारा है उसके कंपैरिजन में। तो हमारी अर्थ तो कुछ भी नहीं है। हमारी अर्थ जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है वो। और हमारा सन जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस है करीब कितना है, 5,95,000 लगभग है किलोमीटर इसका जो रेडियस है सन का, वो तो इतना सा वो तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, और ये कुछ नहीं इसके सामने। तो देखिए हम कितने छोटे हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने सौर मंडल होंगे, कितनी आकाश गंगाएं होंगी। तो अब आप इमेजिन करिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा सन है सबसे सेंटर में, और ये देखिए इसके सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटरी, ठीक है, 4.22 लाइट ईयर्स अवे लगभग। ये देखिए ये जो गोला है ये 1 लाइट ईयर का मानिए, ये दूसरा लाइट ईयर, ये 3 लाइट ईयर हो गए, ये 4 लाइट ईयर हो गए। 4 लाइट ईयर से थोड़ा ज़्यादा 4.22 लाइट ईयर दूर है प्रॉक्सिमा सेंटरी अगला तारा, और उससे ज़्यादा दूर है अल्फा सेंटरी 4.35 लाइट ईयर्स पे। ये सवाल आ चुका है कि सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है पृथ्वी के, सन के बाद में, हमारे सूरज के बाद में हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो उसका दोनों थे ऑप्शन में, प्रॉक्सिमा सेंटरी भी था, अल्फा सेंटरी भी था। प्रॉक्सिमा सेंटरी सबसे नज़दीकी तारा, ठीक है। और ये हमने वोल्फ 359 देखा था, ये हमारे सन से छोटा तारा है। ये हमने सीरियस देखा था, हमारा सन जो है सीरियस के सामने कुछ भी नहीं टिकता। तो ये सारे तारे हैं इतने लाइट ईयर्स अवे। ये लगभग कितना 8 से 9 के बीच में, इतना 8 से 9 लाइट ईयर्स के बीच में दूर है। एक लाइट ईयर कितना था, 9.3 खरब किलोमीटर, 9.3 ट्रिलियन किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर क्या होता है, जितना समय प्रकाश को लगता है, मतलब जितना डिस्टेंस प्रकाश 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 साल में कवर कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हमारे सन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको ये नया ज्ञान तुरंत प्रभाव से मिलता रहे। जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो डालें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाए। बेल आइकन भी दबाइए, साथ के साथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमने कुछ नया डाला है, तुरंत देखिए, अपना ज्ञान वृद्धि कीजिए, और फिर उसको शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, तो उनको नया ज्ञान मिलेगा, और वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जो उनके पास में पहले से कुछ ज्ञान होगा इसके बारे में, इस किसी भी टॉपिक के बारे में, वो आपसे शेयर करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप उनसे डिस्कस करेंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। और कोई भी डाउट आए, आपको कुछ भी समझ ना आया हो इस वीडियो में, पिछली वीडियो में, किसी भी सब्जेक्ट में आप कुछ नया पढ़ रहे हो, एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, किसी भी परीक्षा से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपको निजी समस्या भी हो, क्योंकि हमने खुद ने ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई के समय पर। तो आपको कुछ भी समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपसे पर्सनली टच में रहेंगे। हमारे टेलीग्राम लिंक पर आप हमको मैसेज कीजिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी डाउट हो तो हम उसको तुरंत प्रभाव से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में नमस्ते।